Okay, namaskar, good morning everyone. Good morning. ओके, सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में, ठीक है? एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है? ऑलरेडी ये टॉपिक खैर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन एकदम से माइंड से स्किप हो गया, तो इसलिए आज इस टॉपिक को मैं लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आवाज सबको सही आ रही होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर देना, ठीक है? लोन्स एंड एडवांसेस हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि एक बिजनेसमैन को लोन दिया जाता है, सीसी, ओडी वगैरह वगैरह, टर्म लोन दिया जाता है आपकी खुद की जरूरतों के लिए। बहुत सारे टाइप, लेटर ऑफ क्रेडिट भी पढ़ा था, बैंक गारंटी पढ़ा था। उसमें एक वो टाइप होता है दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि अगर मैं किसानों को लोन देना चाहता हूं, किसानों को अगर लोन चाहिए, पैसा चाहिए उनको, तो वो उनके लिए जो लोन की सुविधा उपलब्ध है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है अगर मैं सीसी, ओडी, टर्म लोन वगैरह वगैरह उनकी बात करूं तो। क्यों डिफरेंट होती है? उसका बेसिक एक रीजन है कि जो किसानों की जो आमदनी होती है, जो आय है, जो इनकम है, वो इनकम सोर्स एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से वो लोग कमाते हैं, और एग्रीकल्चर से कमाने का मतलब यह है कि उनकी किसी भी तरह की फिक्स आय नहीं होती है। फिक्स आय, फिक्स इनकम पर मंथ नहीं होती है। इट डिपेंड्स कि जो क्रॉप वो ग्रो कर रहे हैं, वो क्रॉप कितने समय में ग्रो होगी, वो क्रॉप जो उन्होंने उगाई है कमोडिटी, वो कितने टाइम में सेल होगी, और साथ ही साथ बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लाइक द एनवायरनमेंट हुआ आपका, और क्लाइमेट कंडीशन हुआ, उनके ऊपर भी उनकी इनकम डिपेंड करती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऑब्वियस है कि उनका, किसानों का लोन एक जो आम व्यक्ति को जो लोन दिया जाता है उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, और सेम टू सेम वैसा ही प्रोडक्ट, वैसा ही इंटरेस्ट रेट, वैसे ही टेन्योर का वो उनके साथ नहीं बना सकते। तो इसके लिए इनको अलग से लोन दिया जाता है, दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर लोन। अब ये जो लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर का, ये पर्पस क्या होता है? सबसे पहले मैं वही कहता हूं कि जब भी आप लोन की बात करते हो, सबसे पहले पर्पस आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि पर्पस क्या है। अगर पर्पस एकदम सही तरीके से क्लियर है तो डेफिनेटली लोन जो है वो भी यहां पर सही तरीके से आपका समझ में आ जाता है कि लोन की आगे आगे क्या क्या कंडीशंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है किसानों का, कि किसान एक जब सीड ग्रो कर लेता है, सीड डाल देता है, बीज डाल देता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें टाइम टू टाइम फसल यहां पर ग्रो होती है, समय लगता है फसल को ग्रो होने में, पूरा पूरा पकने में वगैरह वगैरह, है ना? तो उसके बाद फिर उसको सेल करता है, तो बहुत ही लंबा समय एक निकल जाता है इन सब चीजों में। कुछ क्रॉप्स होते हैं जो 3-6 महीने में भी तैयार हो जाते हैं, 3 से 6 महीने। कुछ क्रॉप्स ऐसी है जिनको साल लग जाता है बिकने में, कुछ क्रॉप्स 2 साल वाली भी होती हैं, है ना? तो अलग अलग तरीके से अलग अलग किसान की एक तरीका है, और ऑब्वियस है उस जमीन में क्या चीज प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो किसान ने जब बीज लगाया और उसके बाद मान लीजिए उसको 6 महीने लग गए उसको बेचने में, तो 6 महीने के बीच में तो किसान का कोई भी आमदनी का कोई सोर्स ही नहीं। किसान अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो घर की चाहे जरूरत हो या फिर खेत की जो जरूरत हो, चाहे उसके पास फर्टिलाइजर लगाना है या और भी जो खर्चे हैं, वो खर्चे कहां से पूरे करेगा? तो इन्हीं सभी खर्चों को पूरा करने के लिए किसान को यहाँ पर लोन दिया जाता है। किसान को जो एग्रीकल्चर फाइनेंस दिया जाता है, दो तरीके के लोन होते हैं। एक होता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। दूसरा होता है केजीसी, किसान ग्रीन कार्ड। जो केसीसी लोन होता है उसको आप समझ सकते हो जैसे बैंक, जैसे हम किसी बिजनेसमैन को कैश क्रेडिट लिमिट देते हैं, सेम ये उसी तरह से काम करता है।
और जो केजीसी है, जिस तरह से हम किसी बिजनेस को टर्म लोन देते हैं, यानी कोई मशीनरी परचेज करने के लिए लोन दिया, उसी तरह से हम किसान को यहां पर टर्म लोन के रूप में जो पैसा देता है वो केजीसी कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब यहां पर कुछ और बातें लिखी हुई है, दैट इज अ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म किसको कहा है? मीडियम टर्म इन्होंने कहा है अगर किसान 15 महीने से 5 महीने साल तक का लोन लेता है तो मीडियम टर्म में आता है, और अगर वो किसी भी तरह का लोन जो कि 5 साल से ज्यादा का ले रहा है तो वो यहां पर लॉन्ग टर्म में आता है। यानी कि वो कोई लैंड परचेज कर रहा है, कोई इक्विपमेंट्स परचेज कर रहा है, ट्रैक्टर्स परचेज कर रहा है, और 15 से 5 साल के बीच में वो अपनी नॉर्मल रूटीन के ऑपरेशंस, रूटीन की जो खेती बाड़ी है उसको चलाने के लिए जो पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपके यहां पर लोन आ गए, राइट? ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन होता है जो कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। केसीसी, ये इसका नेचर जो होता है सेम हूबहू यहां पर जो सीसी लिमिट होती है उसी का। सीसी लिमिट का नेचर क्या था कि एक लिमिट बना के दे दी जाती है, ठीक है, और उस लिमिट के बेस पर यहां पर एक व्यक्ति जो है वो कभी पैसा निकलवा सकता है, जमा कराता है, निकलवाता है, जमा कराता है, माइनस प्लस चलता रहता है उसमें, एक लिमिट के रेंज के अंदर ऊपर नीचे होती रहती है वैल्यू। सेम उसी तरह से किसान को सीसी लिमिट के रूप में, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में लिमिट दे दी जाती है, और उसमें जब उसको पैसे की जरूरत होती है वो निकाल लेता है, जब उसका पैसा आ जाता है उसमें जमा करा देता है, फिर नीड होगी तो निकाल लेगा, फिर नीड होगी तो जमा करा देगा। बस इसमें फर्क इतना है कि सीसी लिमिट में आपको जो ब्याज होता है वो आपको पर मंथ देना होता है, इसके अंदर किसान को जो ब्याज होता है वो पर मंथ नहीं देना होता, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की वो क्रॉप उसने ग्रो की है, किस टाइप की उसकी फसल है, कितने समय में वो फसल बिक जाएगी, और उसके बाद जब बिक जाएगी तो उसके बाद उसको पैसा जमा करवा दिया जाता है। तकरीबन 6 महीने से साल के बीच में ये प्रक्रिया एक बार कर ली जाती है कि आप ब्याज ब्याज जमा करवा दीजिए। ठीक है, अब यहां पर मेन बात आती है केसीसी, और भी आप पढ़ लो, इसमें देख लो, लिखा हुआ सारी चीजें, दैट इज एग्रीकल्चर इनपुट सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कैश उनके प्रोडक्शन नीड्स के लिए, और इवन जो किसान की और बाकी नीड्स हैं, यानी कि मान लीजिए उस किसान ने और कोई एलाइड एक्टिविटीज कर ली, कोई भेड़ बकरी पालन, कोई पशु पालन, इस तरह की एनिमल हस्बेंड्री, या आपका पोल्ट्री फार्म लगा लिया, तो उसके लिए भी यहाँ पर केसीसी, फिशरीज हो गए, तो इन सब चीजों के लिए भी केसीसी आजकल दिया जाता है। केसीसी लिमिट में यहां पर जो आप लोन देते हो उसके बदले में किसान को अपनी जो जमीन है वो गिरवी रखनी होती है, लेकिन अगर जो लोन है वो 1,60,000 रुपए अमाउंट तक का है, 1.60 लाख अमाउंट तक का है, तो यहां पर किसान को कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी। चीज गिरवी रखने का तरीका क्या होता है? दो तरीके होते हैं। कोलेट्रल जो एक सिक्योरिटी होती है वो कौन से तरीके? दो तरीके हमने पढ़े थे, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी, याद आ रहा होगा आपको। प्राइमरी सिक्योरिटी होती है आपने जिस पर्पज से लोन दिया है वही आप गिरवी रख रहे हो, और कोलेट्रल मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अब किसान को जब मैं लोन दे रहा हूं, केसीसी दे रहा हूं, तो उसकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी मैं किस लिए क्रॉप दे रहा हूं, लोन किस लिए दे रहा हूं? क्रॉप के लिए दे रहा हूं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दे रहा हूं। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है, अगर मैं क्रॉप को अपने पास गिरवी रख लूं, बैंक अपने पास गिरवी रख ले, तो प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाएगा। और अगर जिस जमीन पे वो ग्रो कर रहा है अगर मैं उसको गिरवी रख लूं, क्योंकि किसान को लोन उसकी जमीन खरीदने के लिए नहीं दिया गया, किसान को लोन दिया गया है उसमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो क्रॉप को मैं अगर अपने पास गिरवी रखता हूं तो दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी, और लैंड को अगर गिरवी रखता हूं तो दैट विल बी द कोलेटरल सिक्योरिटी इन केस ऑफ द केसीसी लिमिट। ठीक है, अब यहां पर हमारे भारतीय सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कहता है कि 1,60,000 तक अगर आपने केसेस लिया है तो आपको किसी भी तरह कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कि आपको अपनी जमीन जो है, जमीन के कागजात जो है, जमाबंदी जिसको हम बोलते हैं, वो बैंक में गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको क्रॉप जो है, जो फसल जो है, वही आपको वहां पर रखनी है गिरवी, आपको बाकी कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? 1.60 लाख का ये कंसेप्ट आपका बनता है। गॉट इट? अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं कि आखिरकार इसमें ये कुछ फीचर्स हैं कि किस तरह से यहां पर हम इसको एलिजिबल मानते हैं, या किस किस पर्पज से यहां पर हम जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो दिया जाता है, या क्या क्या चीजें उसके साथ और इन्वॉल्व रहती हैं यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड की, वो सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। मैं एक एक करके पढ़ लेता हूं। यहां पर आपको एग्रीकल्चर वैसे तो पढ़ा ही चुका हूं, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें से, फिर भी देख लेते हैं इनकेस कुछ चीज रह जाती है ना। एग्रीकल्चर और अदर अलाइड एक्टिविटीज को यहां पर आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एंसिलरी क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अदर कंटीजेंसी, यानी क्रॉप को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह की और
काम के लिए पर्पज से यहाँ पर आपका दिया जाना। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट सच एज डेयरी एनिमल्स, पंप सेट्स एक्सेट्रा, उसके लिए यहाँ पर पैसा देना। यहाँ पर मार्केटिंग लोन्स, कोई और आपको कोई आगे पैसा लगे, क्रॉप यहाँ पर मार्केट करनी है, कहीं पर और भेजनी है ना उसको, उसका एक्सपेंसेस। पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद के खर्चे वगैरह। इंश्योरेंस आपको अगर लेना है उसके लिए, तो इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर जो है वो पैसा दिया जाता है। ऑल फार्मर हुआ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, वो डेबिट कार्ड के लिए भी एलिजिबल होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो शब्द है, इस शब्द को यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड से लिंक मत करना। किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छा सर क्रेडिट कार्ड वो वाला क्रेडिट कार्ड होगा जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है एचडीएफसी वगैरह वगैरह जो आपने समझाया था, वो नहीं। ये जस्ट एक नाम है, एक नाम है। इट्स नॉट लाइक कि उनको कोई कार्ड दिया जाता है, उनको कार्ड नहीं दे देता, क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है, नाम दे रखा है उसको, हाँ नाम दे दिया है। लेकिन ये वाला क्रेडिट कार्ड और वो वाला जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड होता है, दोनों डिफरेंट है। हाँ, अगर किसान क्रेडिट कार्ड ने लोन ले रखा है, अगर वो लिमिट बना रखी है, तो उसको उस अकाउंट का एक डेबिट कार्ड जरूर दिया जाता है। जैसे आपको सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड मिलता है ना, वैसे किसान को भी उसके केसीसी अकाउंट में एक डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू वो एटीएम के थ्रू भी पैसा निकलवा सकता है। ठीक है, ओके। Facility of revolving credit is available for any amount of withdrawal and repayment made within the credit limit. Revolving credit मतलब बार बार आप पैसा उठा सकते हो, जमा कराया पैसा उठा लो, जमा कराया पैसा उठा लो, ये होता है। Based on the annual review, bank will determine the validity of the existing credit card. इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और चीजों के बारे में बता दूं, फिर इसके ऊपर हम आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है चलो। यहाँ पर बेसिकली ये एलिजिबिलिटी है, यही मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है, आप पढ़ लो। ये लोग एलिजिबल होते हैं। देखो, जब एक केसीसी दिया जाता है तो वो कैसे यहाँ पर डिटरमाइन कैसे किया जाता है, केसीसी निकाला कैसे जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी एक जमीन होती है, लैंड होती है, लैंड का कोई एरिया होता है। अब लैंड का जो एरिया है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जानता है। कुछ स्टेट्स में इसको बिग्गा कहते हैं, ठीक है, कुछ स्टेट में इसको मरला कहते हैं, कुछ स्टेट में हेक्टेयर में इसको आंकलन किया जाता है। हर एक स्टेट का अपना अपना तरीका है इसको यहाँ पर आंकलन करने का, एरिया को। तो हम उस स्टेट के ऊपर यहाँ पर बात नहीं करेंगे किस स्टेट का। मान लीजिए मैं बीघा उठा लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल। मेरे पास 10 बीघा लैंड है, मेरे पास 10 बीघा लैंड है, ठीक है। दस बीघा मेरे पास लैंड है, ठीक है। अब 10 बीघा लैंड मेरे पास है, मुझे कितना लोन मिलेगा ये देखते हैं। 10 बीघा लैंड पे मैं एक वीट प्रोडक्शन कर रहा हूं, वीट की प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होती है, ठीक है, डीएलसीसी बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी। अलग अलग नामों से जानी जाती है, नॉर्मली इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी कहते हैं, कुछ जगहों पर अलग नाम होगा, नॉर्मली यही नाम आपको ज्यादातर सुनने को मिलता है। ये यहाँ पर डायरेक्टली कलेक्टरेट जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना डिस्ट्रिक्ट का, जो कलेक्टरेट हम कहलाते हैं, कलेक्टर हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, उनके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना अलग अलग फंडा होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है? स्केल ऑफ फाइनेंस होता है कि यहां पर आपका एक पर्टिकुलरली एक बिग्गा में, मैं बिग्गा की बात करूं तो एक बिग्गा की स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से बताऊंगा कि एक बिग्गा में वीट को ग्रो करने का कितना स्केल ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। तो वो निकाल देते हैं कि भाई साहब एक बिग्गा में वीट को ग्रो करने का स्केल ऑफ फाइनेंस 50,000 पे है। अब ये क्या करेंगे? बैंक में जाएगा एक किसान, बैंक में जाकर कहेगा कि मेरी 10 बीघा लैंड पे मुझे वीट ग्रो करना है और मुझे लोन चाहिए, केसीसी चाहिए। बैंक वाले स्केल ऑफ फाइनेंस के चार्ट पर जाएंगे, स्केल ऑफ फाइनेंस के चार्ट पे लिखा होगा कि वीट के एक बीघा पे रेट जो है 50,000 है, तो यानी कि 10 बीघा पे मैं इसको 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट दे सकता हूं, केसीसी लिमिट मैं इसको 5 लाख रुपए की दे दूंगा। समझे मेरी बात? ये जो स्केल ऑफ फाइनेंस है ये वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्केल ऑफ फाइनेंस बदल सकता है, चेंज हो सकता है, अपना अपना होता है, सबका अपना अपना डिफरेंट। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात? हर एक का स्केल ऑफ फाइनेंस अपना अपना अलग अलग होगा यहाँ पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, वो वहां की डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेगी। अब ये 50,000 है, अब ये होता है मिनिमम अमाउंट कि इतना मिनिमम तो आपको देना ही देना, इससे नीचे आप स्केल ऑफ फाइनेंस में नहीं जा सकते।
ऊपर आपको लगता है कि मैं अपना कंपटीशन में आपको थोड़ा कम करना, मुझे दूसरे बैंक से ज्यादा बेहतर देना है, तो आप अपनी मर्जी से 60,000, 70,000, 55,000, 51,000, 52,000 देना चाहते हो आप दीजिए, लेकिन सरकार जो कहती है वो कहती है कि आप मिनिमम 50,000 देना ही देना। तो इस बेस पर यहां पर आपका केसीसी की लिमिट यहां पर निकलती है, और ये जो लिमिट एक बार निकली है 5 लाख रुपए, ये लिमिट यहां पर 5 साल के लिए निकाली जाती है, 5 इयर्स के लिए। और ये 5 इयर्स की जो लिमिट है 5 लाख, ये 5वें साल इनको 5 लाख मिलता है। इससे पहले हर एक साल यहां पर क्या होता है, हर एक साल ये अमाउंट 10-10% से इंक्रीज होती है हर एक साल। तो मैं सिंपल सी बात ये लगा लेता हूं, कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर कोई चीज जो 10-10% एवरी ईयर इंक्रीज होके एक बार 5 लाख हो जाती है, तो आज की डेट में वो वैल्यू कितनी होगी? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यानी कि आज की डेट मान लो 3 लाख है, तो 3 लाख का 10% अगली बार हो गया 10%, 3,30,000 होगी, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो ऐसे करके ऐसी वैल्यू निकाली जाती है जो यहां पर मैक्सिमम लिमिट 5वें साल वो पहुंच जाए। हर एक साल केसीसी लिमिट में 10% का बढ़ोतरी, और मैक्सिमम अप टू विच लिमिट, जो कि उसको स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से तय की गई है। हाँ, इन बिटवीन अगर स्केल ऑफ फाइनेंस तब्दील होता है, बदलता है, कि अगर अगले साल स्केल ऑफ फाइनेंस बढ़ गया, तो हाँ रिव्यू किया जा सकता है, केसीसी को दोबारा से अपडेट किया जा सकता है, एनहेंस किया जा सकता है, वो प्रोविजन दिया गया होता है कि इनके स्केल ऑफ फाइनेंस इंक्रीज हो गया तो हम बीच में भी लिमिट बढ़ा सकते हैं, उसकी किया जा सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट होती है जो एक बार केसीसी की देनी है आपको, और वन टाइम में यहां पर आपको उसको 5 साल के लिए दे दिया जाता है, और एवरी ईयर इस लिमिट का यहां पर रिव्यू होता है, एवरी ईयर इस लिमिट को दोबारा से असेसमेंट किया जाता है, देखा जाता है कि जो लिमिट चल रही है सही चल रही है, इस बंदे का अकाउंट चल रहा है सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और 5 साल बाद इस लोन अकाउंट को यहां पर दोबारा से रिन्यू किया जाता, फिर दोबारा से उसके सारे कागजात लिए गए, दोबारा से स्केल ऑफ फाइनेंस उठाया गया, दोबारा से देखा गया कौन सी क्रॉप उगा रहा है वगैरह वगैरह। एक बार पैसा देने के बाद 5 साल तक उससे ज्यादा कुछ नहीं लिया जाता है, बस 5 साल के बाद फिर से सारी फॉर्मेलिटीज की जाएंगी। ये आपका केसीसी इस तरह से कैलकुलेशन होता है। आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर होगा, केसीसी कैलकुलेशन कैसे होती है। किसी तरह का कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें ही चलते हैं आपका, बेस्ड ऑन द एनुअल रिव्यू बैंक विल डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रेडिट। यही मैंने कहा कि आप एनुअल रिव्यू करते हो, उसके हिसाब से हम आगे वैलिडिटी डिसाइड करेंगे, या कितनी लिमिट देनी है, किसी तरह बदलाव करना है नहीं करना है, वो चीज। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज की जा सकती है इश्यूइंग बैंक के द्वारा टू अकोमोडेट फॉर चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट एज एन इंसेंटिव फॉर गुड रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड यूसेज। अगर अच्छा भला यूज कर रहा है, वही मैंने कहा स्केल ऑफ फाइनेंस में अगर बदलाव हो गया तो हम उसकी लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। कन्वर्जन रीशेड्यूलिंग लोन ऑल्सो परमिसिबल इन केस ऑफ डैमेज टू क्रॉप ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। अगर किसी भी तरह गड़बड़ होती है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो हम उसको थोड़े दिन की छूट भी दे सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल का मतलब होता है उसका जो इंटरेस्ट देने का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया, कि भाई साहब चलो अभी मत दो, हम रीशेड्यूल कर रहे हैं आपका लोन, आप अगले बार में अगले 4 महीने बाद ब्याज दे देना। तो ये छूट भी किसानों को अवेलेबल होती है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई द फिक्सिंग ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर अभी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, इसी स्लाइड्स में आएगा तब बात करेंगे। इन एडिशन देयर आर सर्टेन सब्सिडीज एंड स्कीम दैट द गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये भी आपका तभी आएगा, ठीक है। तो नीचे वाले 2 पॉइंट तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि बाकी पॉइंट्स आपको माइंड में क्लियर हो गए होंगे, बाकी पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। ये एलिजिबिलिटी है, ये आपने पढ़ ली होगी, ठीक है। अब आते हैं हम ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से स्केल ऑफ फाइनेंस। ये देखो, शॉर्ट टर्म लिमिट टू बी अराइव्ड फॉर द फर्स्ट ईयर, scale of finance of the crop as decided by district level technical committee, multiply the extent of area calculated, प्लस इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं, 10% देते हैं उसका पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड, उसके घर के खर्चे, जरूरतों के खर्चे, 20% उसके किसी भी तरह का रिपेयर मेंटेनेंस होता है, उसके फार्म असेट्स पे कोई ट्रैक्टर ट्राली पे ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, 20% उसका, और प्लस क्रॉप इंश्योरेंस जो भी हमने लिया है उसका क्रॉप का इंश्योरेंस वो भी। तो ये सब चीजें मिलाने के बाद जो मैंने अभी आपको जैसे 5 लाख बताया, 5 लाख के ऊपर 10%, 20% और क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा भी उसको लिमिट के साथ ही दे दिया जाता है, उसको अगर चाहिए तो। अगर वो कहता है मुझे पैसा चाहिए तो हम दे देते हैं, उसके ऊपर अब ओवर एंड अबव भी ये चीजें कैलकुलेट करके दे देते हैं। पहले साल आपको मिल गई, अगले साल और उसके अगले साल यहां पर फर्स्ट ईयर प्लस 10% ऑफ द लिमिट, अगले साल फिर 10-10%, जैसे मैंने आपको बताया ना एवरी ईयर ये लिमिट 10-10% यहां पर इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। एवरी ईयर ये 10-10% लिमिट इंक्रीज होती है। तो ये यहां पर एक मैक्सिमम टेन्योर तक पहुंच जाती है 5 साल बाद। फॉर कल्टिवेटिंग मोर देन
1 क्रॉप अ ईयर। अगर कोई व्यक्ति जो है एक क्रॉप से ज्यादा उगाना चाहता है, अब ऑब्वियस है अभी फिलहाल मैं एक ही क्रॉप उगा रहा हूं, अगर मैं एक क्रॉप से ज्यादा उगाना चाहता हूं तो यहां पर स्केल ऑफ फाइनेंस भी तो वेरी कर सकता है उसका। सो लिमिट इज टू बी फिक्स्ड एज अबव डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप्स कल्टीवेटेड एज प्रपोज्ड क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस एन एडिशनल 10% ऑफ द लिमिट। फिर उसके बाद यहां पर स्केल ऑफ फाइनेंस इंक्रीज होगा फॉर एवरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर। इट इज अज्यूम्ड दैट फार्मर अडॉप्ट द सेम क्रॉपिंग पैटर्न for the 4 years, and in case in case the cropping pattern adopted by farmer is changed, the limit may be reworked। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर एक क्रॉप से ज्यादा उगाता है तो वही सेम कंडीशन ही है, नथिंग इंपॉर्टेंट, कि एक क्रॉप से ज्यादा उगा रहा है तो वही स्केल ऑफ फाइनेंस रिवाइज होगा, जितना एरिया पे जो क्रॉप उगाई जा रही है उतने क्रॉप पे उसको उसका केसीसी मिलेगा, वगैरह वगैरह, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है। अब यहां पर एक मार्जिनल फार्मर होते हैं, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो उसमें एक कैटेगरी होती है मार्जिनल फार्मर की। मार्जिनल फार्मर को यहां पर आपका किया जाता है, केसीसी दिया जाता है, मे बी प्रोवाइडेड ऑन द लैंड होल्डिंग क्रॉप। उनको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का यहां पर एक लिमिट दी जा सकती है। मार्जिनल फार्मर होते कौन है? जिनके पास यहां पर आपका 1 हेक्टेयर तक यहां पर लैंड होता है, जो कि हम 2.5 एकड़ के बराबर कहते हैं। अगर उनके पास 2.5 एकड़ तक लैंड है, 1 हेक्टेयर तक का लैंड है, उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। उनको 10,000 से 50,000 का लोन दिया जा सकता है। और अगर कोई भी एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर का बीच में यहां पर आपका जमीन है, तो उसको स्मॉल फार्मर आपका कहते हैं। ठीक है, उससे बियॉन्ड तो लार्ज फार्मर हो गए। तो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर कौन होते हैं? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। मार्जिनल फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर का लैंड होता है, बहुत कम एरिया होता है 1 हेक्टेयर, इतना बड़ा बहुत ज्यादा एरिया नहीं होता। अच्छा, अब मैंने केसीसी की बात तो कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं आपको केजीसी, दैट इज द किसान गोल्ड कार्ड। अब किसानों को यहां पर लोन केवल और केवल अपने यहां पर किसान क्रॉप को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा भी किसानों को लोन चाहिए हो सकता है। उनको किसी तरह इक्विपमेंट परचेज करने, ट्रैक्टर, ट्राली, स्प्रिंकलर, इरिगेशन सिस्टम परचेज करना है। लाइक दी अभी ड्रोन्स भी आ चुके हैं, ड्रोन्स से थ्रू फर्टिलाइजर छिड़का जाता है, तो वो अगर परचेज करने हैं तो उसके लिए अब वो क्या चीज है? वो एक असेट है। और मैंने आपको बताया था कि असेट को परचेज करने के लिए क्या चीज चाहिए? तो असेट को परचेज करने के लिए आपको यहां पर क्या चाहिए? टर्म लोन मिलता है। यानी कार परचेज करनी है लंबे समय के लिए, है ना, कार परचेज असेट है आपकी, तो टर्म लोन मिलेगा। हाउस परचेज करना है, टर्म लोन मिलेगा। तो किसी भी तरह की डेली रूटीन के ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, वो आपकी लिमिट में बनती है। और जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई असेट परचेज करनी है, उसके लिए टर्म लोन दिया जाता है। तो किसानों को जो टर्म लोन दिया जाता है उसको हम किसान गोल्ड कार्ड कहते हैं। मैंने शायद गोल्ड कार्ड या ग्रीन कार्ड शायद आपको बताया था, किसान गोल्ड कार्ड बोलते हैं इसको, किसान गोल्ड कार्ड। मुझे याद नहीं, मैंने पहले आपको ग्रीन शब्द बोल रहा था कि गोल्ड ही बोल रहा था, एक बार कंफर्म करना। अगर पहले मैं ग्रीन बोल रहा था तो गोल्ड कर लेना, मतलब गोल्ड है वो, मतलब शायद गलती से ग्रीन बोल रहा हूँ मैं काफी देर से। किसान गोल्ड कार्ड, ठीक है। तो ये केजीसी आपका टर्म लोन के पर्पस से दिया जाता है। ये भी इसकी असेसमेंट भी वैसे होती है, किसान का कितना स्केल ऑफ फाइनेंस है, स्केल ऑफ फाइनेंस से उसकी इनकम निकल जाएगी कि इतना इतना इनकम है और इतनी इनकम ये अर्न कर लेगा, आपका उम्मीद है इतना एक्सपेक्टेड फिगर है, उसके हिसाब से उसकी ईएमआई जो भी बनती है किसान की वो बना दी जाएगी। और किसान की ईएमआई जो होती है वो ईएमआई नहीं होती, मतलब मंथली नहीं होती है, वो 6 महीने या साल भर बाद की बनाई जाती है। मतलब साल भर वो इकट्ठा पैसा चुकाना चाहे, क्योंकि किसान को एक साथ ही पैसा आएगा, तो इकट्ठा पैसा चुकाना चाहे तो कुछ चुका सकता है। 6 महीने में करना चाहे 6 महीने में, 3 महीने में करना चाहे 3 महीने, साल में करना चाहे साल में, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैंने जो किसानों को लोन दिए थे तो उसमें मैंने ये देखा था कि मैक्सिमम किसान जो है 6 महीने या साल की ही ईएमआई आपकी बनवाते हैं। वो एक साथ पैसा देने में बिलीव करता है, वो महीने का नहीं देते। ठीक है, अच्छा ग्रीन बोला था मैं, ठीक है, उसको गोल्ड बोल लेना। मैंने ग्रीन बार बार, वही मेरे को एकदम से दिमाग में आया, मैं शायद ग्रीन बोल रहा था। किसान गोल्ड कार्ड होता है वो। ठीक है, ग्रीन कार्ड इज डिफरेंट थिंग। ग्रीन कार्ड भी होता है एक, वैसे किसान ग्रीन कार्ड भी होता है। और उसमें यहाँ पर वो एक वेरिएंट होता है केसेस है, वो कुछ बैंक्स में होता है ना, वो बैंक के प्रोडक्ट में आ गया है ना, वो पर्टिकुलरली ओवरव्यू उसका नहीं है कुछ भी। तो यहां पर वही चीज लिखी है कि असेट को हमें परचेज करना है, उसको एक्वायर करना है, तो लोन की लिमिट बना दी जाती है ऑन प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड एंड बैंक परसेप्शन द रीपेइंग कैपेसिटी क्या रहेगी फार्मर की। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है टर्म लोन का फंडा। अब नेक्स्ट चलता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस भी यहां पर किसानों को मिलता है, उनके पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाता है किसानों को यहां पर। 50,000 इन इवेंट ऑफ डेथ एंड 25,000 इन इवेंट ऑफ उनका एक्सीडेंट अगर होता है, तो उनको किसानों को यहां पर एक लोन की सुविधा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम होती है,
ऑलमोस्ट सभी बैंक्स की, ये किसानों को उनके केसीसी के अंदर ही दे दी जाती है कि अगर आपकी किसी तरह डेथ होती है तो 25,000 रुपए, अगर 50,000 रुपए, और अगर डिसेबिलिटी होती है तो 25,000 रुपए का आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक इंश्योरेंस मिलेगा आपको, ठीक है, कवरेज मिलेगा। अब यहां पर आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो किसान की खुद की हो गई। अब बात आती है फसल बीमा योजना, यानी कि फसल के इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो उसके तहत यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्कीम है आपकी किसानों के मामले में। इस स्कीम के में यहां पर आपका किसानों को हर एक तरह की यहां पर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एक किसान हो और अगर आप अपने फसल को अगर कुछ होता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो उसका नुकसान जो है, उसकी भरपाई जो है इस स्कीम के द्वारा की जाती है। बस इसमें यहां पर प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी, और ये यहां पर वन नेशन वन स्कीम के तहत, और इसने पुरानी जितनी भी स्कीम्स थी, पुरानी स्कीम्स बहुत सारी थी, ये नाम भी लिखे हैं पुरानी स्कीम्स के, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स रोटेट की जाती थी, तो उन्होंने सारी स्कीम्स को बंद करके केवल एक स्कीम लॉन्च करी थी 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंगल एक स्कीम। अब इस स्कीम के तहत यहाँ पर आपका जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर इसको चलाया जाता है। इसमें अगर फसल को नुकसान होता है तो उसको सम एश्योर्ड मिल जाता है। अब इसमें मेन बात आती है कि प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। तो प्रीमियम इसमें होता है कि उनको अपना प्रीमियम जो है, खरीफ, अगर खरीफ क्रॉप है तो 2%, राबी क्रॉप है तो 1.5%, कमर्शियल क्रॉप है 5%, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो 5%, ये यहां पर उनको प्रीमियम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर हैज अ सम ऑफ 35,000 और 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इंश्योर्ड, द प्रीमियम चार्ज बाय इंश्योरेंस कंपनी इज 4,000, प्रीमियम उससे 4,000 रुपीज चार्ज किया जाएगा। इन दिस सिनेरियो, फार्मर ग्रो खरीफ क्रॉप ऑन द इंश्योर्ड लैंड, देन ही इज रिक्वायर्ड टू पे 2% of the premium, that is 800, while the remaining amount of 1,600 will be paid by the state and the central government. पॉइंट समझ में आया मेरा, क्या नहीं आया? फार्मर यहां पर चाहता है कि मुझे 35,000 का सम एश्योर्ड मिले, कि मुझे मान लो नुकसान हो तो मुझे 35,000 रुपए का नुकसान मेरा पूरा कवर हो जाए। वो किसान के ऊपर है कि वो कितनी इंश्योरेंस लेना, वो लाख का इंश्योरेंस लेना चाहता है, 2 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहता है, वो मान लीजिए इतने का इंश्योरेंस लेना चाहता है, 35,000 का इंश्योरेंस लेना चाहता है 1 हेक्टेयर लैंड पे। उसकी इच्छा है कि भाई मुझे 35,000 का चाहिए, नुकसान होगा तो मैं 35,000 रुपए आपसे ले लूंगा। अब नुकसान चाहे 2 लाख का हो चाहे 5 लाख का हो, लेकिन उसको मिलेंगे 35,000 ही, तो उसने शुरू से खुद ही डिसाइड किया 35,000 का, है ना? ठीक है, तो 35,000 रुपए की उसकी फसल है, वैल्यू है उसकी फसल की। फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर पे उसके 35,000 की वैल्यू है ना, उसने उतने पे प्रीमियम लिया, तो 35,000 पे यहाँ पर जो कंपनी का प्रीमियम बनता है, जो कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है, जो कंपनी यहाँ पर इंश्योरेंस देती है, वो कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है 4,000 पे। कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है 4,000 पे, उसका प्रीमियम है कंपनी का। ठीक है, जो प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है उसका 2% किसान को देना है अपनी जेब से, उसका 2% किसान को अपनी जेब से देना है। बाकी जो पैसा है, यानी कि बाकी जो 3,200 रुपए बचेंगे, 4,000 में से 800 रुपए उसको देना, बाकी 3,200 रुपए बचेंगे, वो यहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1,600 बांटा जाएगा। समझ में आया मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? किसान का प्रीमियम 4,000 पे बनता है, तो किसान का जो प्रीमियम है उसका केवल 2%, ये 2% प्रीमियम अमाउंट नहीं है, ये 2% प्रीमियम का 2% है। ये जितना भी प्रीमियम बनता है उसका 2% केवल किसान देगा। मान लीजिए कल को प्रीमियम 10,000 रुपए बनता है, तो किसान केवल उसका 2% ही देगा। ठीक है, किसान उसका यहां पर वो नहीं देगा आपको, पूरा प्रीमियम नहीं देगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए मेरा? तो ये चीज यहां पर आपकी हो गई, राइट। द स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड बाय द 18 इंश्योरेंस कंपनीज, जो है वो यहां पर आपका 18 इंश्योरेंस कंपनीज जो यहां पर अवेलेबल है आपकी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ठीक है, अब मैं बात आती है आपकी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने अभी पहले भी आपको बोला था कि लास्ट में हम इसके ऊपर बात करेंगे, और वो है आपकी इंटरेस्ट की। एक किसान जो है, जो यहां पर आपका लोन लेता है, उसको ब्याज जो है बाकी इन कंपैरिजन, बाकी लोगों के कंपैरिजन में उसको ब्याज उतना नहीं देना पड़ता, उसको ब्याज कम देना पड़ता है, जो कि आरबीआई के द्वारा यहां पर एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहलाती है। उसके तहत अगर किसान ने एक 3 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है, ये कंडीशन सिर्फ एप्लीकेबल होती है 3 लाख रुपए के लोन के ऊपर की।
अगर किसान का लोन 3 लाख रुपए से ऊपर है तो ये कंडीशन जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये एप्लीकेबल नहीं होगी। केवल 3 लाख रुपए तक की अमाउंट पे ये कंडीशन जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है जो अप्लाई की जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपका क्या है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अगर आपका लोन 3 लाख रुपए तक का है तो यहां पर आपको इंटरेस्ट में छूट मिलती है। कितनी मिलती है ये यहां पर लिखा है, अप टू अ लिमिट ऑफ 3 लाख। ये क्लियर है? ठीक है। मान लीजिए किसान को मैं यहां पर 9% ब्याज पे देता हूं, कुछ भी 9% पे दिया मान लीजिए, तो किसान को यहां पर इन्होंने ये चीज जो चीज है ना एवरी ईयर निकलती है। 2022-23 में लैंडिंग रेट टू फार्मर 7%, 2023-24 में 7%, और सबवेंशन तो ये दिया जा रहा है वो 1.5%, 1.5%। इसमें क्या होता है, किसानों को पहले पूरा पूरा जो भी लोन का अमाउंट होती है, वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है पहले जमा करानी पड़ती है, और उसके बाद जो पैसा है वो किसानों को उनके खाते में दोबारा आता है। पहले आपको पूरा इंटरेस्ट जो भी बैंक चार्ज कर रहा है वो जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद किसानों के खातों में अगर आप ब्याज जमा कराया है तो उसके बाद किसानों के खातों में वो पैसा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। सरकार की तरफ से पैसा बैंक के पास जाता है, बैंक इनके खातों में पैसा डाल देती है। तो इसलिए इसको सबवेंशन कहते हैं, सब्सिडी नहीं कहते। सब्सिडी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको माइनस करके पेमेंट करनी होती है, सबवेंशन होता है बाद में आपके अकाउंट में पैसा आया। इंटरेस्ट से संबंधित ये वर्ड है, जब भी इंटरेस्ट आता है तो वर्ड सबवेंशन लग जाता है इसके केस में, यहां पर किसानों केस में। ठीक है, लेकिन ये इसके अलावा 1.5% की जो छूट मिलती है ना किसानों को, ये 1.5% के अलावा भी किसानों को 3% की छूट और मिल सकती है। 3% पर एनम यहां पर किसानों को और छूट मिल सकती है। 3% की छूट कैसे मिल सकती है? अगर आपने 1.5% की जो छूट ले ली, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा 3% और छूट लेना चाहते हैं, इसको करने के लिए आपने जो भी ब्याज आप पे कर रहे हो वो आपको सही समय पर पे करना पड़ेगा। अगर ब्याज आप रेट जो इंटरेस्ट जमा करा रहे हो वो सही समय पर, जो बैंक की जो वैल्यू है कि भाई 6 महीने में जमा कराना है, तो अगर 6 महीने में सही टेन्योर पे जमा करा रहे हो, समय से पहले जमा करा रहे हो, अगर आपका जो चलन है, जो खाते में जो रोटेशन है, खाते में जमा कराना, पैसा निकलवाना, वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी आपने इंटरेस्ट चुकाने में कोई यहाँ पर चूक नहीं की है, तो आपको सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट 3% के रूप में और मिलता है। 3% के रूप में और मिलता है। तो इफेक्टिवली जो रेट है जो किसानों को पड़ता है वो 4% पे यहां पर आपको लोन मिल जाता है। तो केवल 4% पे ही आपको लोन मिल जाता है अगर आपका ढंग से आप पे कर रहे हो। वैसे तो 7%, 1.5% उस पर, मतलब 1.5% के बाद छूट के बाद 7% पड़ता है, यानी किसानों को लोन 8.5 पे मिलता है। 1.5% छूट सरकार की तरफ 7% हो गया, 7% में 3% और मैं कम कर देता हूं तो किसानों को 4% पर ही लोन पड़ता है, लेकिन उनकी वैल्यू 3 लाख तक ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इनका लोन जो है 10 लाख का है, किसी किसान का लोन 10 लाख रुपए का है, तो इस केस में क्या होगा, तो इसकी जो 3 लाख रुपए तक की वैल्यू है ना, उसमें तो इसको ये 4% भी पड़ेगा, लेकिन बाकी 7 लाख की जो वैल्यू है उसमें 8.5% पे पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? 3 लाख तक की वैल्यू का तो 4% पे पड़ेगा, लेकिन बशर्ते वो सही तरीके से जमा कराए तो। और फिर जो 3 लाख से ऊपर जितनी वैल्यू है, 7 लाख जो वैल्यू उठाई है और 7 लाख है उसके पास लोन उठा रखा है उसने किसी से, उस पे वो पूरा जो जो मार्केट रेट है जो 8.5% जो किसानों को लगता है उस पे लगेगा। ये एक प्रोविजन यहां पर दे रखा है। ठीक है, ओके। यहां पर दे रखा है 2-3 लाख की तो ओवरऑल लिमिट है, लेकिन 2 लाख की उसके अंदर सब लिमिट है कि उसमें से पैसा एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरीज के लिए 2 लाख रुपए से ऊपर ना उठाया हो पैसा, है ना। अगर वो पैसा भी 2 लाख से ऊपर उठाया तो फिर वो भी एक लिमिट कट जाती है कि भाई 3 लाख मान लीजिए साला का सारा डेयरी फार्मिंग के उठा रखा है, तो उसमें 2 लाख पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, फिर 1 लाख पे नहीं मिलेगा। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो मेरी तरफ से एग्रीकल्चर फाइनेंस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो चीजें मैंने समझानी थी सारी समझा दी। इनकेस कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मेरी तरफ से आज की क्लास एंड है। क्लियर है? बता दो कुछ डाउट है तो। सर 3 लाख में 1.5 प्लस 3%, हाँ जी 3 लाख तक, 3 लाख तक बोलिए, 3 लाख तक आपको 3 प्लस 1.5% मिलेगा। 3 लाख से ऊपर पे वो अमाउंट नहीं मिलेगी। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मार्केट रेट है, जो बैंक वाले लेते हैं वही मिलेगा आपको, उसी पे ही मिलेगा लोन। बस ये ध्यान रखना कि 10 लाख है तो 3 लाख तक तो ये हो गया, और 7 लाख 3 लाख तक तो ये वाला प्रोविजन लग जाएगा। अगर उसने 3 लाख से ज्यादा है तो बाकी 7 लाख पे नहीं लगेगा। ये भी है एक। चलो, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन आपका आई थिंक अगली क्लास फिर मंडे को मिलेंगे, क्योंकि कल आपकी रिवीजन क्लास रहेगी करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट क्लास हम बैंकिंग अवेयरनेस की फिर मिलेंगे। अभी फिलहाल आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।